फ्रेंड्स स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए फोकस बैच सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है अपना इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस। तो फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन अब आ गए हैं और मैं इससे रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। आप प्लीज़ उसे चेकआउट करते रहें डेली। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उठाए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ज़रूर इसको नोट डाउन करें अगर आपको अच्छी नंबर से पास होना है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक और डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन। रॉक क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। प्रवीण सर ने आपको इसके बारे में बताया होगा जब उन्होंने अपने लेक्चर डील किया था, तो उन्होंने इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझाया होगा। तो आप उनके नोट्स भी पढ़ सकते हैं या फिर मैंने जो प्रोवाइड किया या फिर आपके कॉलेजेस में नोट्स दिए जाते हैं आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इलाबोरेट करने के लिए आंसर आप उसमें ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन यू। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसका बारे में बता दूं कि फ्रेंड्स होता क्या है। रॉक जो है एक जियोलॉजिकल मटेरियल है, ठीक है। मतलब एक ऐसा सॉलिड मास है जो जियोलॉजिकल मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब आप सोचिएगा जियोलॉजिकल मटेरियल होता क्या है, मैं बताता हूँ। जियोलॉजिकल मटेरियल हो गया फ्रेंड्स सच एज ग्लास हो गए, पीस ऑफ ब्रोकन या अदर रॉक्स हो गए, फॉसिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम जियोलॉजिकल मटेरियल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी एक जियोलॉजिकल मटेरियल जो है किसी भी एक इंडिविजुअल मिनरल क्रिस्टल या इनऑर्गेनिक नॉन मिनरल सॉलिड से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ग्लास, पीस ऑफ ब्रोकन रॉक्स या फॉसिल्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स होता है क्या है, रॉक जो है वो कंपोस्ट यानी कि चेंज कर सकता है अपना फॉर्म एक टाइप से दूसरे टाइप के जियोलॉजिकल मटेरियल में या आप बोल सकते हो मिनरल में, ठीक है। लेकिन वो और भी सेवरल टाइप में कॉम्प्रोमाइज है कि खुद को चेंज कर सकता है, ठीक है। जिस फॉर्म में है वो तो है ही, लेकिन अगर उसमें कुछ अदर जियोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि ग्लास हो गए, फॉसिल्स हो गए, अगर ये इसमें ऐड किए जाते हैं या फिर वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियली ऐड किए जाते हैं, तो इनका जो कॉम्पोस्ट है यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फ्रेंड्स का क्लासिफिकेशन तीन तरह का होता है। पहला होता है इग्नियस रॉक, सेकंड होता है सेडिमेंट्री और थर्ड होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, इग्नियस रॉक जो होता है फ्रेंड, जो भी आपके लावा होते हैं, लावा जो वोल्केनो से इरप्ट होता है, मैग्मा कह सकते हो आप, जो आपको सही सुटेबल लगे। तो फ्रेंड मैग्मा या लावा जो भी होता है वो जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे या आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे जब वो ठंडा होता है तो उसका जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। पहले तो मैग्मा या लावा बहुत लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ठंडा होने के बाद, कूल डाउन होने के बाद, तो वो जिस सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैग्मा से बना है, ठीक है। तो डिफिनेशन वही बोल रहा है, इग्नियस रॉक इज द फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है। आता है फ्रेंड्स सेकंड पे जो है पर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए, अगर ऐसा बहुत सारा जगह होता है जहाँ पे लेयर बाय लेयर हमारे जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, आप गिट्टी पत्थर समझ सकते हैं, स्टोन या पार्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो एक जगह जमा होते हैं। एक जमा होते होते महीनों सालों के बाद होता क्या है फ्रेंड्स कि उनका एक नया सॉलिड टाइप फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो या फिर क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन कर लेते हैं उसको हम रॉक कहते हैं, ठीक है, रॉक टाइप स्ट्रक्चर। और क्योंकि वो लेयर बाय लेयर पार्टिकल्स या फिर स्टोन के जमा होने की वजह से हुआ है, इसलिए उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। डिफिनेशन में साफ साफ वही लिखा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक इज द रॉक दैट फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन या डिपोजिशन, आप डिपोजिशन समझिए यानी कि जमा होना, ठीक है, ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और सरफेस पे, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। आते फ्रेंड्स थर्ड आपका मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक में होता क्या है फ्रेंड्स की, आपका जो भी सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक होता है उसको अगर आप हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर में रखते हो तो वो अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर लेता है, और जिस फॉर्म में वो चेंज होता है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। अब ये अर्थ क्रस्ट के नीचे हो, ठीक है, या आपके अर्थ क्रस्ट पे हो, यानी कि इसको आर्टिफिशियली किया जाए या नेचुरली किया जाए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, उसके हिसाब से जो रॉक का फॉर्मेशन होता है
वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और ये बात का ध्यान रखें, ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। तो डिफिनेशन देख लीजिए, मेटामॉर्फिक रॉक आर रॉक्स दैट हैव बिकम चेंज्ड बाय इंटेंस हीट प्रेशर वाइल फॉर्मिंग। जैसा मैंने बताया कि इंटेंस हीट या प्रेशर आप अगर उसको देते हो तो वो फॉर्म चेंज कर लेता है, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। डिफिनेशन यहीं तक है। अगर आपको आगे ऐड करना है तो आप ये कर सकते हो, इन दिस वेरी हॉट प्रेशराइज्ड कंडीशन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट बोथ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए, दो तरह के रॉक होते हैं, ठीक है। पहला तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक। इसी दोनों में से किसी एक रॉक से आप मेटामॉर्फिक रॉक बना सकते हैं या दोनों से बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर इनबिल्ड करना पड़ता है, जो कि सिर्फ अर्थ क्रस्ट के मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे हो सकता है, ठीक है, इनसाइड द अर्थ हो सकता है वो सिर्फ। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फ्रेंड्स आपका, व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग, हाउ डू द टेम्परेचर वाटर एंड विंड अफेक्ट द वेदरिंग ऑफ रॉक। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है आपको कि वेदरिंग क्या होता है, इसका डिफिनेशन, ठीक है, और कैसे टेम्परेचर वाटर और विंड उसको अफेक्ट करता है। और भी सेवरल फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही तीन के बारे में जानना है जो ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं उस वेदरिंग को। तो वेदरिंग प्रोसेस जान ले फ्रेंड्स। देखिए, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड्स जिसको आप जनरल प्रोसेस में डिस्क्राइब करोगे तो किसी भी रॉक का टूटना, ठीक है, अर्थ सरफेस पे उसका टूटना, उसका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में बट जाना। अब वो सॉइल का फॉर्मेशन कर ले, क्ले का फॉर्मेशन कर ले या सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन कर ले टूट के, लेकिन वो इजी होना चाहिए वाटर में डिजॉल्व होने के लिए, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है। देखिए, वेदरिंग इज अ टर्म विच डिस्क्राइब जनरल प्रोसेस, एक जनरल प्रोसेस है जिसमें इन विच बाय विच रॉक जो है वो ब्रोकन डाउन एट अर्थ सरफेस पे वो टूटते हैं, ठीक है। अब वो किसी सरफेस से टकराने की वजह से टूटे या एटमॉस तुरंत क्लाइमेटिकल चेंज होने की वजह से टूटे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इनटू सच थिंग जैसे कि सेडिमेंट्री हो गया, क्ले हो गया, सॉइल हो गया, जैसा मैंने बताया था, सब्सटेंस जो कि इजीली डिजॉल्व हो जाए आपके वाटर में, ठीक है, इसको वेदरिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, आते हैं इसके इफेक्ट्स पे। ओके, तो फ्रेंड इसके इफेक्ट जो है तीन तरह के थे, ठीक है, जो हमें बताना है। पहला इफेक्ट फ्रेंड टेम्परेचर है। होता कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, आपने बहुत जगह देखा होगा आपके मूवीज़ में या फिर अदर कहीं जियोग्राफिकल डिस्कवरी चैनल्स पे, कि जब भी पत्थर टूटता है तो उसके क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से ही टूटता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ही टूटता है। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपका कोई भी पत्थर कोई भी सडन चेंज होता है इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो जो रॉक है हीट की वजह से एक्सपैंड कर सकता है, क्रैक आ सकता है, टूट सकता है, या कोल्ड की वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, उसकी वजह से भी टूट सकता है, ठीक है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी भी मटेरियल या फिर कोई भी एलिमेंट अगर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो टूटता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसा ही रॉक के साथ भी होता है। डिफिनेशन में वही लिखा है कि चेंज इन टेम्परेचर काउज रॉक टू एक्सपैंड, हीट की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है, मैंने बताया, और कोल्ड की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एज इज हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये एक बार में नहीं होता है, इसके लिए समय लगता है, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 3 महीने लग सकता है, साल लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि कैसे उस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका क्या मास है, वगैरह वगैरह बहुत चीज़। अगर वो बड़ा है तो बहुत टाइम लगेगा टूटने में, अगर छोटा है तो बहुत कम टाइम लगेगा। सीधी बात, आप अखरोट को तोड़ने में ज़्यादा समय लगाओगे, आई मीन टू से कम समय लगाओगे, अगर आपको सुपारी को तोड़ना है तो। सुपारी आप जानते होंगे, हाँ। तो हार्ड मेटल को तोड़ने में या हार्ड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन जब छोटे मेटल्स को हमको ब्रेक डाउन करना है तो कुछ मिनटों में या कुछ आवर में वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही है, टाइम लगता है इसमें, ओके। ओवर एंड ओवर बार बार होता है, तभी उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और रॉक जो है वीक हो जाता है। वीक होने का मतलब उसमें दरार आ जाती है या फिर अंदर से वो टूटने लगता है, ठीक है। अब उतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि आप एक बार पटकोगे तो टूटेगा नहीं, ठीक है, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, आते हैं आपके नेक्स्ट इफेक्ट पे, जो कि है विंड। विंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि अब हवा की वजह से पत्थर कैसे टूटेंगे, सीधी सी बात है। अगर दो पत्थर आपस में टकराएंगे तभी टूट सकता है वो, ठीक है। अगर अपने पत्थर अपनी जगह से पत्थर हिला ही नहीं तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। होता है कि कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि इमेजिन कीजिए, दो पत्थर है, एक पहाड़ी की चोटी पे है और एक नीचे है, ठीक है।
ऐसा हो सकता है कि भूकंप आए या फिर कुछ भी ऐसा हो कि वहाँ जो उसको पत्थर जो पहाड़ी के चोटी पे है वो रुका है, ठीक है, एक पत्थर की वजह से। अगर मान लेते वो पत्थर हट जाता है तो होगा क्या कि हवा तो उसको धकेलेगी, अपोज भी करेगी और उसका उसको धकेलेगी भी। तो देखिए हवा जब धकेलती है तो सीधी सी बात है, जब ऊपर से जब आ रहा है रॉक तो उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो नीचे जो रॉक है जब उससे टकराएगा तो इफेक्ट दोनों को होगा। डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है। अगर जो ऊपर से आ रहा है रॉक अगर वो बड़ा है तो वो सीधी सी बात है उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नीचे अगर रॉक छोटा है तो समझ सकते हो ना, टूट जाएगा। तो ऐसा ही इफेक्ट करता है। तो फ्रेंड डिफिनेशन भी इसी तरह है, बाय ब्लोइंग बिट्स ऑफ मटेरियल अगेंस्ट क्लिफ्स और लार्ज रॉक। यानी कि अगर आप किसी भी बड़े रॉक के विरोध में कोई भी छोटे छोटे पत्थर या फिर छोटे छोटे रॉक्स को अगर आप उसको, सीधी बात है अगर दो आदमी को लड़ाया होगा तो कौन जीतेगा? या तो दोनों मर जाएंगे या तो कोई एक डोमिनेंट जीतेगा। वैसे ही पत्थर के साथ भी होता है, दो पत्थर को लड़ा दो, अब वो विंड की वजह से हो रहा है तो यहाँ पे विंड एक बहुत बड़ा कारण है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये रोक सकता है उसको। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पत्थर अगर ज़्यादा हल्का हो तो अपनी जगह से हिल सकता है, हवा उसको हिला भी दे। अगर हवा की वजह से वो हिल जाता है तो जो पत्थर टूट के वेदरिंग होना था, यानी कि छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स या इसमें चेंज होने थे, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इसका नेगेटिव दे दो, मैंने पॉजिटिव बताया टेम्परेचर में, लेकिन इसका नेगेटिव सोचो, अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा तो वो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दिस वेयर्स एंड ब्रेक रॉक्स डाउन इनटू सैंड एंड डस्ट। ठीक है, विंड ऑल्सो इरोड सैंड एंड डस्ट। मतलब विंड जो है सैंड या डस्ट को भी इरोड कर सकता है, अपने जगह से दूसरी जगह उसको उड़ा के ले जा सकता है, बहुत हल्के होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, लास्ट इसके इफेक्ट पे वो है अपना विंड। वाटर फ्रेंड्स, होता क्या है कि वाटर जो है वो तभी काम करेगा जब टेम्परेचर उसका साथ देगा। यानी कि अगर वाटर किसी पत्थर के रास्ते से गुजर रहा है जहाँ पे पत्थर जमा है और उसको वो चीज़ टूटनी है, अब मान लीजिए कि सडन क्लाइमेटिकल चेंज होता है, वो पत्थर जहाँ से वो पानी जहाँ से जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में वो जमा देता है, मतलब फ्रोज हो जाता है, जम जाता है। तो होगा कुछ ऐसा कि अगर अचानक से जम जाता है या फिर किसी क्लाइमेटिकल कंडीशन में जम जाता है तो धीरे 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 पत्थर में दरार आने लगेंगे। अब दरार आने की वजह से क्या होगा, पत्थर टूटने लगेगा। ठीक है, होता कुछ ऐसा है। तो वाटर टोटली डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। एक और पॉइंट फ्रेंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये काम करता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब हाई प्रेशर से पानी को आप किसी पत्थर पे मारोगे तो वो पत्थर टूटने लगता है। एक बार नहीं, वो एक बार मारने से नहीं होगा, वो लगातार पास होते 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 होते, जस्ट फॉर इंस्टेंट मान लीजिए आप कुएं के पास खड़े हैं और आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं। होता कुछ ऐसा है फ्रेंड, जब आप रस्सी खींचते हैं तो जहाँ पे जिस पत्थर से आप रगड़ के वो रस्सी को खींच रहे हैं वो देखते होंगे कि उस जगह निशान बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ वैसा ही है कहानी यहाँ भी। जैसे जैसे पानी उस डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, या तो टेम्परेचर गिर गया, वो फ्रोज हो गया, पत्थर टूट सकता है, क्रैक आ सकते हैं उसमें, या वो लगातार फ्लो करने की वजह से पत्थर में एक दरार, छोटे छोटे, वो टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटे छोटे दरार आने की वजह से भी टूट सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। तो फ्रेंड्स डिफिनेशन में वही लिखा हुआ है कि लिक्विड वाटर कैन स्लिप इन टू क्रैक एंड कर्व्स इन द रॉक। मतलब जो दरार होती हैं, यानी कि जो दरार होती हैं आपके स्लेप्ट में या क्रैक्स में या जो भी रॉक्स में होते हैं दरारें, उनमें से अगर पानी गुजर रहा है तो सीधी बात है टूटेगा ही वो पत्थर। इफ टेम्परेचर ड्रॉप्स लो इनफ द वाटर विल फ्रीज, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपैंड। सीधी बात है कि जब भी वाटर फ्रीज होगा तो वो फैलने का कोशिश करेगा। ठीक है, फैलने का कोशिश करेगा, उसको तो क्रैक आएगा, जैसे मैंने ऊपर इससे पहले एग्जांपल में बताया था। चलिए फ्रेंड्स आप आगे चलते हैं आपके आखिरी और तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है आपका व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैंने टोटल इसमें 6 बताए हैं। ठीक है, वो इनफ है। अगर आपको इसमें कुछ एडिशंस करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन और ज़्यादा आप प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाइएगा मत, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट सॉइल टेक्सचर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैं जब सॉइल टेक्सचर बताऊंगा तो उसके आपको क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको 12 टोटल उसके टाइप्स जानना है, उसके बारे में लिखना नहीं है, और उसके प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज़ आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, मैंने कम बताए हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। पहला है आपका सॉइल टेक्सचर। होता है क्या है फ्रेंड्स कि सॉइल टेक्सचर में ये रिफर्स करता है आपके रिलेटिव
प्रोपोर्शंस को, किसके, पार्टिकल्स के, कि उस पार्टिकल का क्या साइज है, कैसे उस वेरी करता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सॉइल टेक्सचर इस चीज़ से डील करता है कि किसी भी सॉइल वो सैंड हो सकता है, स्लिट हो सकता है, क्ले हो सकता है, कोई भी सॉइल हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है, साइज की वजह से वो वेरी करता है, उसके पार्टिकल की वजह से वेरी करता है, तो यही उसका सॉइल टेक्सचर होता है, ठीक है। सेकंड आता है उसके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर से होता क्या है फ्रेंड्स। टेक्सचर में क्या होता है कि आप टर्म यूज करते हो साइज ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल, एक किसी भी इंडिविजुअल सॉइल का आप साइज ऑफ पार्टिकल देखते हो, ठीक है, टेक्सचर में। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप किसी पार्टिकल को कंसीडर करते हो, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि किसी पार्टिकल को आप मान लो एक स्टोन पकड़ लो, तो उसका जो पार्टिकल का साइज होगा, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे, लेकिन उस पार्टिकल का जो साइज होगा उसको हम टेक्सचर कहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप प्लीज याद रखें इस बात को। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं आपके थर्ड प्रॉपर्टी, आई मीन टू से, तो थर्ड है फ्रेंड्स आपका इट्स कोइंसिडेंस ऑफ सॉइल टू डिफॉर्म और रप्चर। तो फ्रेंड जैसा आप देख पा रहे हैं वैसा ही है, ठीक है, जैसा आप इसका आई मीन टू से है वैसा ही इसका डेफिनेशन है, वैसा इसका काम है। सीधी बात है फ्रेंड्स, किसी भी सॉइल को डिसरप्ट यानी कि खत्म होने या फिर डिफॉर्म यानी कि शेप चेंज करने की वजह से जो रेजिस्टेंस सॉइल अप्लाई करता है उसको कोइंसिडेंस कहते हैं, ये प्रॉपर्टी है सॉइल का, ठीक है। फोर्थ है आपका फ्रेंड्स बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, किसी भी सॉइल के मास का पर यूनिट वॉल्यूम, सॉइल के मास का पर यूनिट वॉल्यूम को हम बल्क डेंसिटी कहते हैं, ठीक, एज सिंपल एज इट्स शोन आई मीन टू से। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका सॉइल कलर। सॉइल कलर जैसा नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, सॉइल कलर है, यानी कि उसका जो कलर है उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। होता क्या है फ्रेंड्स कि सॉइल का जो कलर है उसके हिसाब से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि उसमें कौन सा क्रॉप ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, जैसा नाम है वैसा ही डिफिनेशन भी है। सॉइल कलर गिव्स an indication of the various processes going on in soil as well as type of minerals in the soil। soil में कैसे मिनरल्स प्रेजेंट है ये भी हमें बताता है। सीधी सी बात है, अगर आप ब्लैक सॉइल को देखोगे और आप लोमी या सैंडी सॉइल को देखोगे तो दोनों का कलर के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज आपको बढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो किसमें क्या क्रॉप उग सकता है, कैसे उसके प्रॉपर्टीज है, उसकी क्या उसमें फायदे हैं क्या नुकसान है, ठीक है। सॉइल कलर ये उसका प्रॉपर्टी है। सिक्स में आता है फ्रेंड्स सॉइल परमेबिलिटी। फ्रेंड्स परमेबिलिटी ये है कि कोई भी सॉइल के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ वाटर या एयर पास हो पा रहा है, ट्रांसमिट हो पा रहा है, उसको हम सॉइल परमेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा है सॉइल परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू ट्रांसमिट वाटर और एयर और वाटर को पास करने की कितनी क्षमता है उसमें, अब परसेंट में आप नापो या फिर नंबर में, डिपेंडिंग अपॉन यू, उसको हम सॉइल परमेबिलिटी कहते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी है इसका। आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर। होता क्या है फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर में आपका इसके मैंने जैसे बताया कि 12 टाइप्स हैं, ओके। तो पहला है फ्रेंड्स सैंड सॉइल, लोमी सैंडी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल, लोम सॉइल, स्लिट लोम सॉइल, स्लिट सॉइल, वैसे करके बहुत सारे, टोटल 12 है, ठीक है। आपको बस नाम के लिए इसको जानना है, इसके डिफिनेशंस आपको नहीं जानने हैं। आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल टेक्सचर में, जो कि आपका सॉइल टेक्सचर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल। जो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉइल पार्टिकल जो सॉइल जो है वो बहुत ही डिफरेंट साइज पार्टिकल यानी कि अलग अलग साइज के पार्टिकल से बना हुआ है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि सॉइल टेक्सचर जो है, देखिए सॉइल टेक्सचर जो डिफिनेशन था ना वही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो उसको आप एज अ पॉइंट लिख सकते हो इसमें प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वो इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। मैंने यही बताया कि सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू क्या होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल दैट मेक अप द सॉइल एंड डिपेंड ऑन द proportion of sand, slit, clayey soil, I mean to say clayey sized particle and organic matter of the soil। तो ये डिपेंड करता है कि सॉइल में जो मैंने डिफिनेशन बताया वही मैंने इंक्लूड किया है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कि सॉइल सैंडी सॉइल जो होता है वो ग्लिटरी फील होता है, यानी कि आप जब 4 फिंगर अपने और लिटिल फिंगर इसके बीच में रब करोगे या फिर कहीं भी फिंगर के बीच में अगर रब करोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जानना। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना ही।
अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड या आपको और क्वेश्चन चाहिए, वैसे तो और क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। और फ्रेंड्स मैं ये बता दूँ कि आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मोस्टली कवर हो चुके हैं, बहुत कम बचे हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे आपके जल्द से जल्द। मैथ्स के लिए अभी हम लोग देख रहे हैं, मैथ्स अभी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन जल्द वो भी जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सी टाटा, बाय बाय। और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।